Hey guys, I welcome you all to Bhadrai's Academy. Today is 15th of January 2024 and I present you all in this class of current affairs. चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस जहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे माघ बिहू, भोगाली बिहू। ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है असम का, जहाँ पर लोग इस हार्वेस्टिंग फेस्टिवल को इसलिए मनाते हैं जिससे क्या वो भगवान के प्रति एक ग्रैटिट्यूड पेश कर सके, दैट थैंक यू गॉड, thank you for the good harvest that you have given to us, right? And साथ ही साथ it marks the end of this harvesting season. वैसे अगर असम में देख लीजिएगा, बिहू थ्राइस 3 बार साल में मनाया जाता है इन द डिस्टिंक्ट साइकिल ऑफ फार्मिंग, जिसमें सबसे पहला जो बिहू मनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं भोगाली या फिर माघ बिहू, जो कि जनवरी मंथ में मनाया जाता है। उसके बाद एक अप्रैल मंथ को मनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोहाग या फिर रोगाली बिहू, और अक्टूबर को एक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कोंगाली बिहू, राइट? सो दीज आर 3 फॉर्म ऑफ बिहू दैट वी सेलिब्रेट इन असम, आउट ऑफ विच अभी जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, यस वी आर सेलिब्रेटिंग माघ या फिर भोगाली बिहू। बिहू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म भी है जो कि एक्सप्रेशन है जॉय का, और ये दिन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदू लूनर ईयर में अगर देख लीजिएगा ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है, और इसीलिए इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति भी। मकर संक्रांति मतलब वो दिन जब सन माना जाता है ऐसा दैट सन बिगिंस इट्स नॉर्थवर्ड जर्नी और उत्तरायण। नाउ सन का नॉर्थवर्ड जर्नी उत्तरायण मतलब देखो, हम लोग को पता है दैट सन के चारों ओर हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है इन अ टिल्टेड एक्सिस, राइट? नाउ हम लोग जब बोलते हैं दैट सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, मतलब क्या रियलिटी में क्या सनराइज और सनसेट हो रहा है या हम लोग घूम रहे हैं, हमारा धरती ना घूम रहा है? हमें अपेरेंटली ये फील होता है दैट शायद सनराइज हो रहा है, शायद सनसेट हो रहा है, बट रियलिटी में ऐसा तो कुछ नहीं होता। नाउ आप लोगों ने शायद ज्योग्राफी के बेसिक्स क्लासेस में ये भी डिस्कस किया होगा दैट जब भी अर्थ सन के चारों और रिवॉल्व करता है, वो रिवॉल्व करता है इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। इज दैट क्लियर? राइट, ओके। तो जब सन अर्थ सन के चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तब क्या होता है ना, एक ऐसा फेज आता है जब अर्थ का एक सदर्न हेमिस्फीयर सन के ज्यादा करीब होगा, राइट? और तब नदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ती है, बट एक ऐसा समय आता है जब अर्थ का नदर्न हेमिस्फीयर सन के ज़्यादा करीब होता है, तब अर्थ के सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ती है। अभी जैसे जनवरी का महीना चल रहा है, अभी हम लोग बोल सकते हैं दैट सन जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में डोमिनेट है, राइट? बट अभी सन का धीरे धीरे नदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होना, अपैरेंट शिफ्ट होना, ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्टली सन का शिफ्ट कभी नहीं होता, सन अपने जगह में स्टैग्नेंट है, बट सन का जो अपैरेंट शिफ्ट होना उसी को हम लोग बोलते हैं दैट यस सन हैज़ बिगन इट्स नॉर्थवर्ड जर्नी, या फिर हम लोग इसको उत्तरायण के नाम से भी जानते हैं, राइट? सो इस दिन ऑन दिस डे क्लियरली बोला गया सन गॉड इज वर्शिप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, और अलग अलग रीजन में हम लोग अलग अलग नाम से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जैसे तमिलनाडु में हम इसको पोंगल के नाम से जानते हैं, पंजाब में इसको मही के नाम से, वैसे ही गुजरात में इसको उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हिंदू का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जहाँ पे टी इंडस्ट्री इन इंडिया के बारे में बात की गई है। क्यों न्यूज़ था? क्योंकि टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इशू किया एक वार्निंग, और उन्होंने बोला है कि देखो भाई 2002 से 2007 वाला जैसे डार्क फेज है ना, वो फिर से हमारे कंट्री के टी इंडस्ट्री के लिए मंडराते हुए दिख रहा है, राइट? तो क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक्चुअली में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टी इंडस्ट्री में जो क्राइसिस है अभी के समय का? तो देखो, आपको पता होना चाहिए दैट इंडिया में असम में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है। क्लियरली बोला गया असम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबव 55% ऑफ इंडिया का टोटल टी प्रोडक्शन, और यहाँ पे प्राइस एक्चुअली इम्पैक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि असम में प्राइसेस जो है टी के वो बढ़ नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट है। ना कोई भी प्रोडक्ट का इकोनॉमिक्स कैसे चलता है? डिमांड सप्लाई में, राइट? अगर से फॉर एग्जांपल प्याज का सप्लाई अगर घट गया तो ऑब्वियस सा बात है डिमांड बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा? प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, राइट? बट वहीं पर अगर प्याज का सप्लाई हद से ज़्यादा हो गया
तो लोग क्या बोलेंगे, अरे भाई मेरे को प्याज चाहिए ही नहीं यार, बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गया, मतलब प्याज का दाम उल्टा घट जाएगा, राइट। तो जब भी प्याज का ओवर सप्लाई हो जाता है तो वैसे ही प्याज का दाम घट जाएगा। वैसे ही अगर चाय का मार्केट में ओवर सप्लाई हो जाता है तो चाय का दाम घटेगा। यस, वही बोला गया, ओवर सप्लाई के कारण चाय का दाम घटता है। एक वाइडनिंग गैप हमको देखने को मिल रहा है डिमांड और सप्लाई के बीच में। यही नहीं, हमें सिर्फ इंडिया में जो कंपटीशन है ना, अलग अलग कंट्रीज जैसे श्रीलंका ले लो, केनिया ले लो, इनसे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और लास्ट डिकेड में अगर देख लीजिएगा, इनपुट कॉस्ट तो बढ़ा है रफली अराउंड 9 से 15%, बल वहीं पर टी प्राइसेस रोज ओनली बाई 4%, राइट। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया में अगर मेजर टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स देख लीजिएगा, यस दीज आर द रीजन्स जो कि आपको क्लियरली यहाँ पर दिख भी रहे। मैं नाम यहाँ पे फिर से नहीं ले रहा हूँ, यस, बट तीन जो मेजर टी प्रोड्यूसिंग रीजन है वो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया जहाँ पे दार्जिलिंग आता है, फार नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसमें असम तो आता ही ऑफ कोर्स, एंड साउथ इंडिया जिसमें नीलगिरीज अगर देख लीजिएगा, ये केरल, तमिलनाडु, इस रीजन पे भी हमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर लेटेस्ट टी बोर्ड ऑफ इंडिया का एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2019-2020 वाला देख लीजिएगा, उसमें भी इन्होंने क्लियरली बोला गया है दैट हमारे देश में वैसे स्टेट्स जो क्या टी मेनली टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, वो उसमें कौन कौन से आता है। एक आता है असम, एक आता है त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला एंड हिमाचल प्रदेश। याद रहेगा, इसको ध्यान से अपने नोट कॉपी में जरूर से लिख लीजिएगा। मैं बोलूंगा क्यों इसका मैं लिखने बोल रहा हूँ ना, मैं आपको बोलूंगा। एनीवेज, बात बोलता है टी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा क्या कोई इनिशिएटिव्स हमारे देश में लिया गया जिससे टी के प्रोडक्शन या फिर टी के मार्केटिंग को बढ़ाया जा सके। यस, लिया गया है। पहला उसमें है प्रमोशन ऑफ फॉर पैकेज्ड ट्री ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखो क्या हो जाता है ना, अराउंड 25% ऑफ फाइनेंशियल रिम्बर्समेंट प्रोवाइड की जाती है जिससे स्पेशलिटी टी लोगोज को डिस्प्ले किया जाता है ना, कोई भी फोरम या फिर कोई भी इवेंट पे, जिससे इसके मार्केटिंग को बढ़ाया जा सके। सब्सिडीज डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स को दिया जाता है जिससे वो इंटरनेशनल फेयर्स या फिर इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी पार्ट ले सके। वैसे ही टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम जो कि 2021 से 2026 तक चल रहा है, इसका मेन एम है टू इनहांस द प्रोडक्टिविटी और साथ ही साथ प्रोडक्शन के क्वालिटी को भी बढ़ाना, प्लांटेशन डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल टी फार्मर्स, सपोर्टिंग द टी प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स इन मार्केट प्रमोशन एक्टिविटीज, वर्कर्स वेलफेयर, ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रोग्राम और चाय सहयोग मोबाइल ऐप के थ्रू इस चीज़ों का प्रमोशन किया जा रहा है। वैसे ही देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अराउंड 352 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, 440 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और 17 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज। असिस्टेंस ऑफ एजुकेशन स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है इन टी ग्रोअर्स के बच्चों को, राइट। और आप कभी भी अगर अपने आंसर्स लिख रहे हैं तो उसमें ये अरोमा इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। अरोमा मतलब ये देखिए एक बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है जिसमें ए का मतलब है असिस्टेंस टू स्मॉल ग्रोअर्स, आर मतलब है री एनर्जाइज टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑगमेंट एक्सपोर्ट, ओ मतलब ऑर्गेनिक, एम मतलब मॉडर्नाइजेशन मतलब कैसे सप्लाई चेन को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए और इसमें मॉडर्नाइज किया जाए, और अडेप्टेबिलिटी दैट इज टी प्लांटर्स को कैसे अडेप्ट किया जाए जिससे आने वाले क्लाइमेट चेंज के साथ भी ये अपने आप को अडेप्ट कर सके। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में भी हम लोग थोड़ा यहाँ पर देख लेंगे। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फॉर डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग टी इंडस्ट्री इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर का है हमारे देश में, यस कोलकाता में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1953 में और इसके फॉरेन ऑफिसेस भी है। जी हाँ, सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी है, जिसमें दुबई आता है, जिसमें मॉस्को आता है। ठीक है, याद रहेगा। देखो याद में क्यों रहने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2022 में। विथ रेफरेंस टू टी बोर्ड ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है अटैच्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तीसरा पॉइंट, टी बोर्ड हेड का ऑफिस जो है ये सिचुएटेड है बेंगलुरु में और बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिसेज इन दुबई एंड मॉस्को एज वेल। सो आपका कौन सा सही है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से लिखिएगा। I'll be personally checking whether your answer is correct or not। वैसे 2022 में और एक क्वेश्चन आया था, इनमें से बोला गया टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कौन कौन से। आंध्रा, केरल, हिमाचल, त्रिपुरा। बोलिए ओनली वन स्टेट, ओनली टू स्टेट, ओनली थ्री स्टेट या फिर ऑल द फोर स्टेट। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखेगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू गो अप। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। NCAP कंप्लीट्स 5 years। NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इन्होंने 5 साल कंप्लीट किया है और
इसी के बारे में कुछ आर्टिकल्स में दी हुई है दैट 5 साल में इनका परफॉर्मेंसेस अगर देख लीजिएगा ऑलमोस्ट मिक्स्ड परफॉर्मेंसेस देखा गया। दैट इज एक स्टडी किया गया था जिसमें रिवील किया दैट आउट ऑफ 49 सिटीज जिसको एक्सेस किया गया था फॉर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के लेवल, 27 में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला, बट वहीं पर पार्टिकुलेट मैटर 10 के रिलेटेड 24 आउट ऑफ 46 सिटीज में हमें पॉजिटिव चेंजेस ही देखने को मिले, जिसमें सिटीज जैसे वाराणसी, आगरा, जोधपुर stood out achieving significant reduction in both particulate matter 2.5 और particulate matter 10, जिसके कारण लंग डिजीजेस और काफी ज्यादा होती है। राइट नाउ NCAP दैट इज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया था 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, है ना, जिससे एयर क्लीन एयर एक्शंस प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जा सके हमारे देश में। इसका एम है दैट कैसे इंप्रूव किया जा सके एयर क्वालिटी 131 सिटीज में इन 24 स्टेट्स में, और the cities which are exceeding the national ambient air quality standards for 5 consecutive years are identified by the Central Pollution Control Board। ऐसे cities को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और across the country आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और वो भी क्या पुराने डेटा 2040 से 2018 के डेटा के रिलेटेड, और साथ ही साथ एम किया जा रहा है दैट पार्टिकुलेट मैटर 10 हो या फिर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हो, उनके कंसंट्रेशन जो है बाय 2025-2026 तक 40% तक रिड्यूस किया। आज 40% किसका, उसका बेस ईयर क्या होगा 2017। प्रिपरेशन ऑफ सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान होना चाहिए जिसमें डिफरेंट मेजर्स जैसे मॉनिटरिंग नेटवर्क, व्हीकुलर एमिशन, इंडस्ट्रियल एमिशंस को कैसे रिड्यूस किया जा सके, पब्लिक अवेयरनेस को कैसे इंक्रीज किया जा सके, इन सब के बारे में फोकस की जाएगी, और साथ ही साथ इंप्लीमेंट किया जाएगा सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स को, जिसको रेगुलरली मॉनिटर भी किया जाएगा बाय कमिटीज एट द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लेवल, जिसमें स्टडिंग कमिटीज, मॉनिटरिंग कमिटीज एंड इम्प्लीमेंटेशन कमिटीज भी हमें देखने को मिलता है। नाउ नेशनल क्लीन एक्शन एयर प्रोग्राम के बारे में अगर हम लोग बात करें, यस, इसका एम है टू ऑगमेंट एंड इवॉल्व इफेक्टिव प्रोफिशिएंट एम्बिएंट क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड्स, और साथ ही साथ एफिशिएंट डेटा डिसमिनेशन भी होना चाहिए, जिससे पब्लिक आउटरीच मैकेनिज्म भी एक फिजिबल होना चाहिए, और साथ ही साथ एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान भी हो सके जिससे एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट, कंट्रोल और अबेट किया जा सके। नाउ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के कुछ हम लोग फायदे भी देखेंगे, मतलब क्या इससे क्या क्या अच्छा हुआ है, और साथ ही साथ इसके कुछ चैलेंजेस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला तो फायदा है इससे मॉनिटरिंग स्टेशन सेटअप हुआ है हमारे देश के डिफरेंट पार्ट में, अराउंड 1500 मॉनिटरिंग स्टेशन सेटअप हुआ है अक्रॉस द कंट्री। रीजनल स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जैसे दिल्ली, मुंबई, राइट, इसके केसेस अलग अलग है, राइट, तो इसमें सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान होना चाहिए, वैसे ही इस पे किया गया। प्राणा वेब पोर्टल भी है जिसका मतलब है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज, है ना, जिसमें वेरियस पॉलिसीज, प्रोग्राम्स या फिर गवर्नमेंटल के जो स्कीम्स है उसकी इंप्लीमेंटेशंस देखे जाते हैं। दैट यस, इस वेब पोर्टल के थ्रू देखा जा रहा है दैट अलग अलग रीजन में कैसा इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है। वैसे इंप्रूवमेंट देखा गया दैट देयर हैज बीन ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन पार्टिकुलर मैटर कंसंट्रेशन इन 95 सिटीज, जिसमें 20 सिटीज जो है वो ऑफ कोर्स नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल फॉलो कर रहा है। बट कुछ इश्यूज भी है जो क्या फेस किया जा रहा है, जैसे फंडिंग इशू। अब फंडिंग भी जो प्रोवाइड किया जाता है ना वो पार्टिकुलर मैटर 10 को घटाने के लिए, व्हाट अबाउट पार्टिकुलर मैटर 2.5, ये तो ज्यादा स्मॉलर होती है, ज्यादा डेंजरस पार्टिकल्स होती है जो कि अगर आपको बॉडी में घुस गया तो आपके लंग्स को ज्यादा नेगेटिवली डैमेज करेगी। कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ रूरल और अर्बन एरियाज, जी हाँ, स्कीम कहीं ना कहीं फोकस करती है ऑन एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन विद इन द सिटीज, बट व्हाट अबाउट रूरल एरियाज, उसको तो आप इग्नोर कर रहे हो। स्वेश इंप्रूवमेंट, जी हाँ, इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं स्लगिश देखने को मिला है, दैट इज मैनुअल स्टेशंस जहाँ पे पीएम पार्टिकुलर मैटर 2.5 मॉनिटरिंग है वो काफी ज्यादा धीरे धीरे हो रहा है। मतलब देखो अलग अलग स्टेशंस होते हैं जहाँ पे डिफरेंट अदर एयर के पोल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है, बट यस वही बोला गया दैट प्रॉपर इसमें काफी ज्यादा स्लगिश वर्क चल रहा है। नेक्स्ट हम लोग रिसेंट रिपोर्ट जो कि न्यूज में थे उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि मल्टीपल सोर्सेस, कोई एक सोर्स नहीं है इसका, राइट, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, द लाइव मिंट है, अलग अलग सोर्सेज है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ऑफ 2024 जिसको रिलीज किया जाता है एनुअली बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये है बेस्ड ऑन द परसेप्शन सर्वे, राइट, मतलब ये परसेप्शन के बेसिस पे, इसमें कोई डेटा के बेसिस पे नहीं किया जाता है, राइट। नाउ इंडिया का टॉप 5 रिस्क इसमें क्या है, पहला है मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन, दूसरा है इन्फेक्शियस डिजीजेस फैलना, इलिसिट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तीसरा रिस्क है इंडिया में। इनइक्वालिटीज दैट इज वेल्थ और इनकम का इनइक्वालिटी अमंग पुअर एंड रिच, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और लेबर शॉर्टेज इज ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम।
नेक्स्ट इज हेडलीज पासपोर्ट इंडेक्स ऑफ 2024। ये रिलीज किया जाता है हेडलीज एंड पार्टनर्स के द्वारा, जो क्या डिफरेंट कंट्रीज के पासपोर्ट को रैंक करती है। इंडिया का रैंक इसमें 80th है और फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर जो है ये टॉप स्पॉट पे है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ऑफ 2024 जिसको रिलीज किया गया बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप। नाउ ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ ऑफ 2024 ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू बी हाफ द प्री पैंडेमिक एवरेज, और ग्लोबल ग्रोथ जो है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है दैट स्लोली ही ग्रो करने वाला है। वो डेवलपिंग कंट्रीज में इंक्रीज करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, अबाउट 2.4 ट्रिलियन पर साल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे टैकल किया जा सके क्लाइमेट चेंज को और अचीव किया जा सके ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स बाय द ईयर 2030। वैसे ही एक रिपोर्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड ऑफ 2024, जिसको रिलीज किया गया था भाई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इसमें बोला गया डिस्पाइट स्लो डाउन ग्लोबल ग्रोथ जो है 2023 में वो मोडेस्टली हायर ही था, और मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर देख लीजिएगा उस सिग्निफिकेंटली वो डिटेरियोरेट हुआ है बाय द ईयर 2023। रियल वेजेस जो है वो डिक्लाइन हुए इन मेजॉरिटी ऑफ G20 कंट्रीज, और मेन जो रीजन है उसका रीजन है इन्फ्लेशन। वैसे ही एक रिपोर्ट आता है डिजिटल ट्रेड फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, OECD और UNCTAD के द्वारा रिलीज किया जाता है। ये वैल्यू करती है डिजिटली डिलीवर्ड सर्विस जो है उसको, और इसमें बताया गया दैट देखो वैल्यू जो है वेरियस डिजिटल डिलीवरी सर्विसेज का वो इंक्रीज हुआ डेली 4 टाइम बाय द ईयर 2005 से अगर देख लोगे अभी तक 4 गुना इंक्रीज हुआ है। और डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है ये रिक्वायर इंक्रीज इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट और डिजिटल ट्रेड रिलेटेड एरियाज में इनिशिएटिव जैसे WTO लेड एड फॉर ट्रेड, UNCTAD लेड ई ट्रेड फॉर ऑल, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा लीड किया गया डिजिटल एडवाइजरी एंड ट्रेड असिस्टेंट फंड। ये कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है जिससे आने वाले समय में ऑफ कोर्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल इस सेक्टर को और भी ज़्यादा जिससे प्रमोट करवाया जा सके। हम लोग बात करेंगे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बारे में। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जिसको हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा शेवा अटल सेतु भी के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको अटल सेतु भी बोला जा रहा है। ये हमारे इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज है 21.8 किलोमीटर, और उसको इनॉग्रेट किया गया रिसेंटली। नाउ ये ब्रिज जो है विटनेस कर रहा है ओवर कहा जा रहा है 70,000 व्हीकल्स जो है इस वाले पॉइंट से इस ब्रिज में हर रोज ट्रैवल करेंगे, जो क्या मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट कर रहा है। और ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है इंडिया में, और दुनिया का अगर देख लीजिएगा 10th लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट ट्रैफिक कंजेशन जो पहले होती थी, पहले क्या होता था ना दैट अगर आपको इस पॉइंट से यहां पर जाना पड़ेगा आपको घूम कर यहां से जाना पड़ा, यहां पे अराउंड 1 घंटा का टाइम लगता था, बट यहां पे पता है कितना का टाइम लग रहा है, मुश्किल से 16 से 17 मिनट का टाइम लगता है, राइट। तो ऑफकोर्स ये जल्दी हुआ ना, राइट। फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ऑफकोर्स बहुत ज्यादा सेव हो रहा है। फर्स्ट प्रोजेक्ट है इंडिया में जो क्या ओपन रोड टोलिंग सिस्टम के थ्रू किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे व्हीकल्स रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी, वो सेंसर्स लगे हुए रहेंगे ना, वो व्हीकल्स का ऑलमोस्ट फास्टैग से लगे हुए पैसे को काट लिया जाएगा, ठीक है। एंड बोला जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसको ब्रिजेस में यूज किया जाता है, और इस पे स्टील्स को ऐसे लगाया जाता है जिससे क्या मतलब इतने हाई क्वालिटी स्टील्स को ऐसे प्रॉपर्ली फिट किया जाता है जिससे क्या उसका स्ट्रेंथ जो है, उसका ड्यूरेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बनी रहे, ठीक है। तो ये है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आज का। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।